नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी के मेंस के पेपर का डिस्कशन करेंगे जो वर्ष 2022 में भी संपन्न हुआ है। अगर हम मेंस के क्वेश्चन की बात करें तो पहले हम पॉलिटी क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पेपर सेकंड में जो पॉलिटी क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। उसके पहले आपको ये बता दें कि क्वेश्चंस को हम लिखते कैसे हैं और किस तरीके से उसके मूल शब्द को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न जब भी किसी शब्द की बात करता है तो पहले हमें शब्द को देखना चाहिए, फिर उसके लास्ट टैग को, और फिर हम देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष कैसे होगा। ये पहला प्रश्न अगर हम पॉलिटी के देखें, पेपर सेकंड के, यानी जो पॉलिटी के सवाल है, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में आधुनिक कानून की, अगर हम शब्द को ध्यान से पढ़ें तो भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो हमें एक कीवर्ड बन गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है। सुसंगत वाद, यानी इसका मतलब है केस लॉ की बात भी हमें करनी है। सुसंगत वाद, इसका सीधा सा मतलब एक आध केस लॉ कहीं न कहीं जो उच्चतम न्यायालय ने दिए हुए हैं उसकी बात हमें करनी है। इस कथन की विवेचना कीजिए। विवेचना का मतलब होता है कि इसमें कोई न कोई निगेटिव पॉइंट भी है, ड्रॉबैक भी है। तो ख़ास तौर पर जब हम किसी प्रश्न को लिखते हैं तो हम ध्यान से इस बात को देखते हैं। इसका मतलब है कि क्योंकि ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम पर्यावरण की बात करें कि पर्यावरण के संबंधी समस्याओं तो पर्यावरण के मामले तो संविधान में कहीं न कहीं 42वें संविधान संशोधन से ही जुड़े गए। लेकिन यहाँ प्रश्न 42वें संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहा है कि 42वें संविधान संशोधन से कैसे मूल कर्तव्य में, निदेशक तत्व में पर्यावरण की मान्यताएं संविधान में जोड़ी गई। प्रश्न उसकी बात नहीं कर रहा है। प्रश्न ये कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकीकरण कैसे किया गया। तो ये बात ध्यान में रखने की है। और इसलिए अगर फिर इसको इंग्लिश में भी पढ़ ले तो लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और आपको हम याद दिला दें, जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन तो कई बार हमें इस बात का संवैधानिकरण का मतलब होता है। एक तो संवैधानिकरण का मतलब ये होता है संविधान का पार्ट हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का दूसरा भी मतलब होता है कि मान लीजिए सरकार कोई विधि बना रही है, सरकार कोई नीति बना रही है, तो हमारे यहाँ कोई विधि होती है, कोई नीति होती है, वो संविधान के खिलाफ नहीं जाती। इसी सरकार की द्वारा निर्मित विधियों को भी हम कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का पार्ट मान सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि प्रश्न की भाषा समझ लें, अब इसके उत्तर के स्ट्रक्चर को देख लें, कैसे उत्तर होना चाहिए। और हम बार बार ये बात कहते हैं कि आपको उत्तर लिखने के पहले बेसिक पॉइंट देख लीजिए, फिर धीरे धीरे समय सीमा को ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि इस प्रश्न को लिखते समय हमें 7 से 8 मिनट लगते हैं। और इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि हम इस शब्द सीमा में ही मूलभूत पॉइंट को कहें, क्योंकि हो सकता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो लेकिन समय ना हो। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में इस उत्तर को लिखें। तो पहला हम लिखेंगे भूमिका। भूमिका मतलब केवल एक लाइन कह लीजिए, शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि हमें टू द पॉइंट लिखना है। हमें ज़्यादा विस्तार करेंगे तो मूलभूत चीज़ें छूटेंगी। इसे भूमिका का सीधा सा मतलब, भूमिका का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुआ, कि किसी का संदर्भ कहाँ है। पर्यावरण की समस्या आ कहाँ से रही है, उच्चतम न्यायालय आ कहाँ से रहा है, क्योंकि प्रश्न है पर्यावरण की समस्या से उच्चतम न्यायालय से, तो मूल मुद्दा आ कहाँ से रहा है वही उसकी भूमिका होगी। इसलिए आप सीधे इस बात की शुरुआत कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जीवन के अधिकारों की व्याख्या विस्तारित की गई और उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार में पर्यावरणीय अधिकारों को भी शामिल कर दिया। जीवन के अधिकार में जब पर्यावरणीय अधिकार आ गए तो आप एक बात जान सकते हैं, इसका मतलब है कि अब जो पर्यावरणीय अधिकार है, इन्वायरमेंटल राइट्स हैं, वो भी जीवन के अधिकार का पार्ट आ गया। यहाँ से आप भूमिका शुरू कर देंगे। और उच्चतम न्यायालय का मूल दायित्व है कि मूल अधिकारों की रक्षा करना। अब उच्चतम न्यायालय ने इन पर्यावरणीय समस्याओं का कैसे संवैधानिकीकरण किया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे किया। तो अब आप देखेंगे पहला एग्जाम्पल तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे किया, क्योंकि जीवन का अधिकार की व्याख्या की। तो पहला एग्जाम्पल आता है कि 1987 में, क्योंकि केस की बात अगर उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है
तो MC मेहता केस में, और हम आपको याद दिला दें कि MC मेहता केस उस समय आया था, और जब भी आप एग्ज़ाम में केस को लिखिए अंडरलाइन कर दीजिए, उस समय आया था जब भारत में भोपाल गैस त्रासदी हो चुकी थी, पर्यावरण की समस्या गंभीर बन रही थी, और इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब हमें जीवन के अधिकार के अंतर्गत पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल करना है। और अब यह बात हम जानते हैं कि भारत में कोई विधि ऐसी नहीं बन सकती जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। इसका मतलब है कि अब उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दे दिया। तो ये अपने आप में संवैधानिकीकरण की बात आ गई। आर्टिकल 21 से जोड़ने का मतलब ही है कि अब ये मूल अधिकार हो गया। अब मूल अधिकार हो गया तो मूल अधिकार की प्रवृत्ति है अपने आप में सर्वोच्च हो गया। और फिर उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण की रक्षा के लिए तमाम जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया। 1990 के बाद जनहित याचिकाओं की मात्रा की पहले जनहित याचिकाएं आई थी गरीबों की रक्षा के लिए, लेकिन 1990 के दशक के बाद जनहित याचिकाओं का प्रभाव पर्यावरणीय रक्षा की तरफ भी घूमा। और एक खास बात है कि जब उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय रक्षा की बात की तो उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ग्रीन बेंच का निर्माण करना शुरू कर दिया, जहां उच्चतम न्यायालय प्रत्येक शुक्रवार को पर्यावरणीय मामले स्वयं सुनने लगी। एक दिन उसका निश्चित कर दिया गया, और उच्चतम न्यायालय ने बहुत बड़ा काम किया। एक तो पर्यावरण अधिकार को मूल अधिकार का पार्ट मान लिया। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के इन्हीं निर्णयों के कारण 2010 में NGT का निर्माण किया गया, जो अपने आप में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था बन गई। जो बात ध्यान में देने की है कि स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, संवैधानिक संसदीय विधि के द्वारा निर्मित संस्था बन गई, और ये संसदीय विधि के द्वारा निर्मित संस्था मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस मामले में ये भी एक प्रयास बहुत बड़ा था संवैधानिकीकरण का। और आप देखेंगे इसी NGT ने भारत में निर्णय दिया, कोई डीजल वाहन हो अगर वो 10 साल पुराना हो जाए तब उसे सड़कों पर न चलने दिया जाए। ये NGT का डिसीज़न है जिसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, और उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को फिर से बहाल रखा। यानी उच्चतम न्यायालय आज के तौर पर NGT का समर्थन कर रहा है, और NGT बना ही इसलिए कि पर्यावरण की रक्षा करनी है पहला, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करनी है तो उस संदर्भ में जब पर्यावरणीय मामलों को जल्दी त्वरित रूप में हल नहीं किया जाएगा तो उससे दो घाटे होंगे। एक तो मूल अधिकारों का अवहेलना होगा, दूसरे पर्यावरण से संबंधित मामलों में हर विकास परियोजनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए NGT का निर्माण हुआ, और अभी आप देखे होंगे तमाम एग्जाम्पल, चाहे सरकार के 4 धाम प्रोजेक्ट थे, चाहे ग्रीन सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम था, इस पर भी उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय आधारों पर मामलों को प्रतिबंधित किया। लेकिन संवैधानिकीकरण के मतलब ये 2-3 पॉइंट आप आगे लिख सकते हैं। अब अगर हम उत्तर के प्रश्न के आखिरी टैग को भी देख लें तो आखिरी टैग क्या है, विवेचना कीजिए। लेकिन एक बहुत ध्यान में देने की बात है, हिंदी में लिखा है विवेचना, इंग्लिश में लिखा गया है डिस्कस। सही मायने में अगर विवेचना का हिंदी अनुवाद लिया जाए तो होता है क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस का मतलब होता है कि चर्चा कीजिए। तो अगर हम इंग्लिश मतलब देखें डिस्कस, यानी हमने केस लॉज भी लिख दिया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और इनके संवैधानिकीकरण की बात कर दी। विवेचना में आलोचना की बात होती है, डिस्कस में आलोचना की बात नहीं आती। डिस्कस का मतलब होता है किसी प्रश्न के 3-4 पार्ट हैं, और इन 3-4 पार्ट के बीच में हम संबंध स्थापित करके उस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख रहे हैं, तब बात डिस्कस में आती है। इसलिए यह हम आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कस लिखा गया। डिस्कस का मतलब है कि आखिर में NGT के मामले में, मूल अधिकार में, MC मेहता केस में कैसे उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय अधिकारों को प्रभावी बनाया। और आज ये विधि का दर्जा इनको मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। ये उच्चतम न्यायालय की ही पहल के कारण हुआ। और ये बात आप कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने इनके लिए कहीं न कहीं मूल कर्तव्य और निदेशक तत्व के उस अध्याय को देखा जहाँ पर्यावरणीय आधार पहले से ही विद्यमान थे। अब आप देखेंगे निष्कर्ष। अब निष्कर्ष कैसे लिखा जाए, इसका मतलब है, निष्कर्ष का मतलब है ऊपर कही गई बातों का एक संक्षेप। भूमिका कैसे आप लिखेंगे, किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ की उत्पत्ति, ये भूमिका है, संदर्भ। और निष्कर्ष का मतलब है आखिर में हम क्या कहना चाहते हैं, सारी बात के निचोड़ में। तो निष्कर्ष का मतलब होता है निचोड़, अपनी सारी बातों का सारा 2 लाइन में क्या कहेंगे। तो सीधा सा निष्कर्ष ये है कि भारतीय लोकतंत्र में उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार को पर्यावरणीय अधिकारों के साथ जोड़कर
जीवन के अधिकार को पर्यावरणीय अधिकारों के साथ जोड़कर लोकतंत्र को ज़्यादा गतिशील बनाया है, क्योंकि वास्तविक रूप में मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व उच्चतम न्यायालय का है और फंडामेंटल राइट का विस्तार ही लोकतंत्र की सबसे सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। ये निष्कर्ष हो गया। यानी कहीं न कहीं हमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए हमने भूमिका लिखी कॉन्सेप्चुअल। निष्कर्ष ऐसे भी कह सकते हैं कि 75 सालों के भारतीय लोकतंत्र में ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जीवन के अधिकार को पर्यावरण अधिकार से जोड़कर उच्चतम न्यायालय ने अपने आप में लोकतंत्र का विस्तार किया। ये पहले प्रश्न का मतलब है। अब जरा हम दूसरे प्रश्न पर आ जाए और आपको फिर याद दिला दें कि पर्यावरण के मामले में हो सकता है कि हमारे पास अनेक केस हों, लेकिन चूंकि हर केस का उल्लेख हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास लेखन की समय सीमा होती है, और अगर हम हर केस का उल्लेख कर देंगे तो हम वर्णन विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, विवेचन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने एक दो बहुत जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी केस को लाते हैं। दूसरा मामला ये है, अब प्रश्न दूसरा है फंडामेंटल राइट से संबंधित भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने, यानी जो राइट टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब सीधा सा जो मामला है कि पहला हमें अधिकार मिला है और दूसरा है ये एब्सोल्यूट नहीं है, जो कीवर्ड है, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे प्रश्न में पहले आप कीवर्ड को समझने का प्रयास करिए। अधिकार असीम नहीं है और दूसरा हमें आवागमन का अधिकार प्राप्त है। फिर यहाँ देखेंगे टिप्पणी कीजिए ना, कमेंट का सीधा मतलब है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। जब कमेंट किसी शब्द में लगा हुआ है इसका मतलब है कि हमें विश्लेषणात्मक लिखना है, क्यों है, क्या है, कैसे है। क्या है केवल वर्णन है, तो कमेंट का मतलब है क्यों आया, कैसे आया, इसका मतलब क्या है। तो अब जरा देखें, निवास करने विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप में सभी भारतीयों को उपलब्ध है, लेकिन ये असीमित नहीं है। अब आप जानते हैं कि अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें, इसकी भूमिका आप कैसे लिखेंगे, मूल अधिकारों से शुरू करके जो भूमिका लिखेंगे मूल अधिकारों से संबंधित आपकी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है कि पूरे भारत में आवागमन का अधिकार आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी का पार्ट है। ये बात हमें पता होना चाहिए। इसीलिए कहीं न कहीं आवागमन का अधिकार, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो भूमिका कैसे देखेंगे कि वास्तविक रूप में लोकतंत्र में मूल अधिकार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जीवन का अधिकार आवागमन और अभिव्यक्ति के अधिकार से संबंधित है। अगर इस बात की भूमिका में शुरू करें तो वास्तविक रूप में ये आवागमन का अधिकार नहीं है, ये व्यापक तौर पर जीवन का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19 और 21 एक साथ है। तो ऐसे भूमिका हम शुरू करेंगे कि मूलतः ये जीवन का अधिकार है, ये आवागमन का अधिकार नहीं है। और उसे जीवन के अधिकार का एक अभिन्न पहलू ये भी है कि जैसे व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वैसे उसे आवागमन की भी स्वतंत्रता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ से हम शुरुआत कर देंगे, फिर देखेंगे अगर हम इसका महत्व देखें, एक दो लाइन में इसका महत्व बता देंगे, फिर हम बताएंगे कि निरपेक्ष नहीं है। अब अगर ये आवागमन का अधिकार है तो कितना ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इस बात को हम देखें तो ये हम जानते हैं कि जीवन का अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है कि वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन अपनी इच्छानुसार हमें अगर आवागमन का अधिकार नहीं होगा तो भी हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे इसका महत्व क्या है। इसका अभिप्राय है कि हम समूचे भारतीय क्षेत्र में, ये बात बहुत ध्यान देने की है कि आवागमन का अधिकार नहीं है बल्कि इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया है। इस बात का महत्व क्यों है समूचे भारतीय क्षेत्र में? क्योंकि भारत में शासन संघीय है, भारत में संघीय शासन है, और जब संघीय शासन है तो इसका मतलब है राज्य में नहीं, संघ में नहीं, न केंद्र शासित क्षेत्र में ही, बल्कि समूचे भारत में आवागमन का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट जो लोगों को प्राप्त है वो कहीं न कहीं राज्य के खिलाफ है, राज्य के विरुद्ध है। राज्य उसको सीमित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कोई राज्य सरकार अधिकार को सीमित कर दे। तो अधिकार नागरिक को मिले हैं, राज्य के किसी निवासी को नहीं। दूसरी बात आप देखेंगे, अब समूचे भारत में आवागमन का अधिकार है,
संघीय व्यवस्था में पूरे भारतीय भूभाग में आवागमन का अधिकार है, जिसके हिसाब से व्यक्ति अगर आवागमन होगा तभी वो कहीं न कहीं अपने किन अधिकारों का निर्माण कर पाएगा। अगर आवागमन का अधिकार होगा तभी वह अभिव्यक्ति के लिए भी आवागमन चाहिए। आप देखेंगे कहीं पे सम्मेलन के लिए भी आवागमन चाहिए। यानी आपको हमें अंतर संबंध भी बताने की आवश्यकता होनी चाहिए कि आवागमन का अधिकार होगा। अंतर संबंध कैसे होगा कि बिना आवागमन के न तो अभिव्यक्ति संभव है, क्योंकि बोलने के लिए और प्रकाशन के लिए तो आना जाना जरूरी है। बिना आवागमन के न ही समूह और संगठन का निर्माण कर सकते हैं। तो चीज़ें विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, अंतर संबंध होना चाहिए। और निवास के लिए, बसने के लिए भी आवागमन बड़े आवश्यक है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 19 के हर प्रश्न में एक अंतर संबंध है, आपस में अंतर संबंधित है। 19 और 21 भी, और 19 के तमाम पहलू भी। ये उत्तर का पहला पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं कि इन पे प्रतिबंध क्यों है, ये असीमित क्यों नहीं है। तो असीमित क्यों नहीं है, इसके अनेक कारण हैं। असीमित इसलिए नहीं है कि पहला, मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 पर ही प्रतिबंध है। मूल अधिकार पर प्रतिबंध है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में उल्लिखित है। उसके अलावा देखेंगे मूल अधिकार के अलावा भी हमारे यहाँ आर्टिकल 19 पर अनेक रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, जैसे कि आपातकाल के दौरान ये भी रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। और आप देखेंगे कि 5वीं 6ठी अनुसूची में ख़ास तौर पर यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। मूल कर्तव्य को लेकर भी मूल अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। इसे आज की डेट में मूल अधिकार पे आर्टिकल 19 पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आवागमन का अधिकार और बसने का अधिकार अपने आप में असीमित अधिकार नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है, जैसा हमारे संविधान की अधिकांश अधिकारों के साथ ऐसा है। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि जहाँ प्रतिबंध की बात की गई है वहाँ ये भी उल्लिखित है कि प्रतिबंध कैसे होने चाहिए, तार्किक, रीजनेबल, तार्किक होने चाहिए। और ये प्रतिबंध लगाता कौन है, राज्य। आपको याद दिला दें कि संविधान ही कहता है कि राज्य को ये प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। अब राज्य के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध राजनीतिक आधार पर न हो सॉरी, इसीलिए ये प्रतिबंध तार्किक होनी चाहिए। इसकी न्यायपालिका व्याख्या करता है, उच्चतम न्यायालय व्याख्या करेगा। अब व्यवहार में देखें, इस वजह से ही किसानों के आंदोलन के मामले में कहा गया किसी को आवागमन का अधिकार रोका नहीं जा सकता। एक व्यक्ति को आंदोलन का अधिकार है, दूसरे के आवागमन का अधिकार को हम रोकेंगे नहीं। और व्यक्ति बसने के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में कोई व्यक्ति अपने बसने को मूल अधिकार नहीं बना सकता। और जो आर्टिकल 19(5) में लिखा गया, एक सार्वजनिक मामलों में और अनुसूचित जनजातियों के हित के संबंध में तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सकता, और न ही सामान्य भलाई के मामलों में। तो आर्टिकल 19 क्लास 5 में लिखा गया सामान्य भलाई का सीधा सा मतलब है कि हमारे अधिकार दूसरे कर्तव्य से विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। और शाहीन बाग मामले से लेकर किसानों के आंदोलन तक ये बात न्यायपालिका ने बार बार कहा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय के संतुलन को भी स्थापित किया गया है। और निष्कर्ष में आप कैसे लिख देंगे, तार्किक प्रतिबंध होना चाहिए। और निष्कर्ष आप कैसे आएंगे कि भारतीय मूल अधिकारों की बड़ी विशेषता है कि मूल अधिकार के साथ एक तरफ राष्ट्रीय एकता अखंडता को ध्यान में रखा गया है, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के संतुलन को भी स्थापित किया गया है। तो ये आप निष्कर्ष में लिख देंगे किस तरीके से मूल अधिकारों की रक्षा के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना की बात है और राष्ट्रीय एकता अखंडता की रक्षा भी की गई है। इसलिए हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट निरपेक्ष होंगे तो दूसरे के अधिकारों के उल्लंघन में आ जाएंगे। और फिर ये निष्कर्ष लिखने के बाद फिर आपको याद दिला दें कि 6ठी अनुसूची में भी अपने आप में हमारे यहाँ जनपद स्वायत्त परिषदों को इतने अधिकार हैं कि वो भूमि से लेकर आवागमन, निवास, सब चीज़ों को सीमित करती हैं। आपराधिक परिस्थिति है जहाँ पर आर्टिकल 19 निलंबित किया जा सकता है। तो ये सारे उस पर रिस्ट्रिक्शन है। इस राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय से, यानी सांविधिक निकाय, इसका मतलब है कि पहले ये वैधानिक संस्था थी, अब ये संवैधानिक हो गई। विवेचना कीजिए,
अब यहाँ फिर जो लिखा है कि डिस्कस, यानी हर प्रश्न में विश्लेषण की बात ज़्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर, बजाय कि क्रिटिसिज्म की बात। तो बार बार डिस्कस की बात आ रही है। तो और कहा भी जाता है कि संविधान के प्रावधानों की सीधी आलोचना करने की आवश्यकता भी नहीं बनती। अब संविधान रूपांतरण को ध्यान में, उसको रोल की विवेचना कीजिए। अब सवाल है कि रोल क्या है। आपको हम याद दिला दें, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, इसमें पूछा गया रोल, लेकिन एक सर भूमिका लिख देंगे। और देखिए भूमिका किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ बात ध्यान देने की है। बजाय कि 102 में संविधान संशोधन शुरू करें, अनुच्छेद 338 बी से शुरू करें, तो हम फैक्ट से शुरू करने के बजाय, फैक्ट जो आपको याद आता है आप ब्रैकेट में यूज़ करिए। भूमिका कैसे शुरू करेंगे कि भारतीय संविधान केवल विधि का दस्तावेज नहीं है, भारतीय संविधान केवल वैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का एक उपकरण है। भारतीय संविधान केवल वैधानिक दस्तावेज नहीं है, अपितु सामाजिक न्याय का उपकरण है। इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इसी क्रम में आप बता सकते हैं किस तरीके से 102वां संविधान संशोधन जोड़ा गया और अनुच्छेद 338 बी हमारे संविधान में नए रूप में शामिल किया गया। तो यहाँ से आप भूमिका शुरू कर दीजिए। और दूसरा, अब रोल, यानी पिछड़े वर्ग आयोग की भूमिका, भूमिका से दूसरी भूमिका में हम आ गए, रोल। आप ये बात जानते हैं कि रोल का सीधा मतलब होता है कि अब ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 338 बी में जो बातें लिखी गई हैं केवल वो आप लिख देंगे। यहाँ थोड़ा अप्लाइड हम बात लिखते हैं हमेशा, संविधान की बात ही लिखेंगे, लेकिन वो अप्लाइड कैसे रोल लिखेंगे ये बात याद रखिए। और ख़ास तौर पर वैधानिक संस्था से संवैधानिक संस्था की बात क्यों कर दी गई। तो जब हम 2-3 लाइन में कंपैरिजन कर देंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहली बार वैधानिक संस्था के रूप में बना, क्योंकि उत्तर में कहा कि वैधानिक संस्था से, हम बार बार की शब्दों को आपको याद दिला दें किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है कि सांविधिक, सांविधिक का मतलब होता है जो संसदीय विधि में हो, सांविधिक से संवैधानिक। तो कम से कम दोनों बातों एक्सप्लेन कर दें कि सांविधिक क्या है, संवैधानिक क्या है, तभी तो बात बनेगी। तो फिर यहाँ वैधानिक, और वैधानिक का मतलब होता है कि 1993 में बना, जिसका मूल काम था कि कौन सी जातियों को आरक्षण दिया जाए और क्रीमी लेयर, यानी किन जातियों का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किया जाए, और क्रीमी लेयर के संबंध में किस तरीके से सरकार को सलाह दी जाए कि किन जातियों को क्रीमी लेयर में रखिए और किन जातियों को आरक्षण से बाहर करिए और आरक्षण के अंतर्गत रखिए। और हम जानते हैं कि इंदिरा साहनी केस के परिणाम स्वरूप इस अर्धन्यायिक संस्था संगठन का निर्माण हुआ था, जिसे पिछड़े वर्ग आयोग के रूप में जानते हैं। तो कहीं न कहीं आरक्षण के विवाद को देखते हुए इस पिछड़े वर्ग आयोग की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, अब सवाल है कि जब ये पिछड़ा वर्ग आयोग बन ही चुका था और एक वैधानिक संस्था थी ही, तो आखिर में फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, इसे संविधान में शामिल किया गया, और संविधान में शामिल करने से इसका महत्व क्या बढ़ गया। तो आप देखेंगे जब एक वैधानिक संस्था थी तब इसकी भूमिका बड़ी सीमित थी। और भूमिका सीमित कैसे थी, किन जातियों को आरक्षण दिया जाए, या बात ध्यान में रखने की है, पिछड़े वर्ग, क्योंकि ये बात बहुत ध्यान में रखने की है कि पिछड़े वर्ग यानी अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में तो जाति को इंक्लूजन एक्सक्लूजन करने की बात ही नहीं होती। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में ये लागू नहीं होता किसको दिया जाए आरक्षण, किसको बाहर रखा जाए, क्योंकि वहाँ तो हर जाति को आरक्षण मिलता है। पिछड़े वर्ग में मामला आता है क्योंकि क्रीमी लेयर का मामला है, इसलिए आरक्षित लिस्ट में किसे रखा जाए, किसे बाहर रखा जाए, ये पिछड़े वर्ग आयोग का काम बना। लेकिन सवाल ये है केवल इतनी भूमिका से तो पिछड़े वर्ग आयोग की भूमिका बड़ी सीमित थी, इसलिए तय किया कि इसकी भूमिका थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो जब जैसे कि इसकी भूमिका कैसे बढ़ाया जाए, जैसे अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, अब इसे संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तो संवैधानिक स्वरूप में अब ये काम बदल गया। तो अब ये इंक्लूजन, जाति के इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला काम इसका नहीं होता। और ये भी आपको याद दिला दें, हमारे यहाँ जातियों के 2 इंक्लूजन है। राज्य अपनी सेवाओं के लिए अपनी लिस्ट का निर्माण करते हैं, पिछड़े वर्ग का अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संघ सरकार के द्वारा लिस्ट का निर्माण होता है। अब संवैधानिक स्वरूप कैसे बदल गया, अब पिछड़े वर्ग आयोग की भूमिका बढ़ गई। अब पिछड़े वर्ग आयोग क्या करेगा कि जो पिछड़ी जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है,
कैसे उनको लागू कराया जाए, पहली भूमिका आ गई। दूसरा, उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के क्या उपाय बनाए जाए, ये दूसरी भूमिका, बड़ी भूमिका दूसरी आ गई। और तीसरा, किन नीति और किन कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए, और लास्ट में आप कह सकते हैं उनकी शिकायतों का निवारण कैसे किया जाए। अब आप देखिए कैसे संवैधानिक रूप में उसकी भूमिका बढ़ गई, और ये सारी बातें अनुच्छेद 338 में लिखी गई हैं। किस तरीके से ये पिछड़ा वर्ग आयोग वैधानिक से संवैधानिक बना, तो संवैधानिक प्रावधान में क्या गया कि अब सामाजिक आर्थिक रूप में कैसे पिछड़े वर्ग की भूमिका को आगे किया जाए। अब इसके बारे में एक विशेषज्ञ समूह ये बताएगा, आयोग बताइए, इसलिए तो आयोग की आवश्यकता पड़ती है। और अपने आप में सामाजिक आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के संविधान में जो उल्लिखित हैं कितने उनके संरक्षण के उपाय हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाए, ये भी हमारा आयोग देखेगा। और फिर कौन सी नीतियां हैं और शिकायतें भी, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग कोई शिकायत कर रहा है सरकार से संबंधित, प्रशासन संबंधित, इन मामलों का भी संज्ञान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग लेगा। ये खास बात है। अब आप देखिए किस तरीके से एक काम से इसकी भूमिका का विस्तार कर दिया गया। तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई अब ये कौन तय करेगा कि आरक्षण की जाति का जो सूची है वो कौन बनाएगा। तो अब जो पिछड़े वर्ग आयोग की बात आई है तो उसमें ये लिख दिया गया है कि अब अगर पिछड़े वर्ग आयोग के द्वारा ये सब काम किए जाएंगे तो आरक्षित वर्ग की सूची में किसको आरक्षण मिले ये कौन तय करेगा। तो अब जातियों की सूची का निर्माण अखिल भारतीय सेवा के लिए राष्ट्रपति करेंगे, वो और राज्यों के लिए राज्यपाल करेगा। और जब राष्ट्रपति सूची का निर्माण करेंगे तो स्वाभाविक रूप में उसका संसद के द्वारा समर्थन किया जाएगा। संसदीय समर्थन पर राष्ट्रपति काम तो हम जानते हैं, सारा संसद के द्वारा बनाए गए प्रावधान मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए काम को राष्ट्रपति साइन करता है। अब राज्यपाल राज्य की संबंधित सूची का निर्माण करेगा कि किन किन जातियों को आरक्षण दिया जाए, कौन से लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, नहीं आते हैं। तो अपने आप में अब ये काम राष्ट्रपति राज्यपाल का हो गया। अब पिछड़ा वर्ग आयोग इन मुद्दों पर ध्यान देगा। लेकिन अब अगर विश्लेषण की बात करें तो इस बारे में बड़ा विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को आप देखेंगे तो वहाँ तो जितनी भी किसी भी जाति को सूची में शामिल किया जाए, शामिल न किया जाए, निर्णय केवल राष्ट्रपति ही लेता है। राज्यों के बारे में इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना है, जनजाति में शामिल करना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती। वो सलाह दे सकती है, अनुशंसा कर सकती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के मामले में स्थिति अलग हो गई है। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग में कहा गया है कि नहीं, राज्य की सूची का निर्माण राज्य सरकार करेगी। लेकिन ये विवाद अपने आप में, क्योंकि विवाद बन सकता है, क्योंकि अगर राज्य की सूची और संघ की सूची में टकराव हुआ तो क्या होगा, तो ये विवाद का पॉइंट बनता है। इसके अलावा आप विवाद कर सकते हैं कि किसी भी आयोग की अनुशंसा सलाहकारी ही होती है, आयोग की अनुशंसा बाध्यकारी कभी नहीं होती। और निष्कर्ष आप क्या देंगे, क्योंकि याद रखिए निष्कर्ष का मतलब है कि भारत में पिछड़े वर्ग आयोग का संवैधानिक स्वरूप केवल संविधान से तय नहीं होता, बल्कि एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। और सामाजिक परिवर्तन कैसा, क्योंकि जैसे ही पिछड़े वर्ग का प्रभाव समाज में बढ़ रहा है, उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ रही है, तो उनके संवैधानिक संरक्षण के उपाय भी प्रभावी बन रहे हैं। ये निष्कर्ष है। यानी संविधान को समझने के लिए हमें समाज के रेफरेंस भी देने पड़ते हैं। अब आप देखिए गति शक्ति योजना को, अब हम अगला प्रश्न देखें तो गति शक्ति योजना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, यानी गति शक्ति योजना, कीवर्ड क्या है, ये गति शक्ति योजना है। और उसके बाद क्या है, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संपर्क की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए, फिर यहाँ डिस्कस। एक खास बात देखेंगे, हर प्रश्न में डिस्कस शब्द का प्रयोग करें, क्रिटिकल एग्जामिन का नहीं बल्कि डिस्कस। इसका मतलब है कि बताइए कि क्यों है, कैसे है, और फिर कोई सुझाव हो सकता है तो वो दे दीजिए। अब अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे, इस प्रश्न को देखा जाए कि गति शक्ति योजना, तो कैसे इसकी भूमिका देंगे। अगर हम भूमिका की बात करें, अब आप याद रखिए, अगर गति शक्ति योजना की मूल बातों को देखें
तो हम भूमिका कहाँ शुरू करेंगे? मंत्रिपरिषद से। ये बात ध्यान में रखने की है। अगर हम गतिशक्ति की मूल बातों को जानते हैं तो भूमिका ये मूल मामला ही मंत्रिपरिषद कारण आ रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा है, यानी चाइना और अमेरिका से भी बड़े हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा है, इसीलिए मंत्रिपरिषद में विषयों का विभाजन तो बड़ी आसानी से होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद में कई बार समस्या आती है कि विषयों के विभाजन के साथ समन्वय में कठिनाई आती है। अब विषयों के विभाजन के साथ समन्वय में कठिनाई कैसे आ रही है? क्योंकि राजमार्ग मंत्रालय को पर्यावरणीय मंत्रालय से कैसे जोड़ा जा सके, राजमार्ग मंत्रालय को डिफेंस से कैसे जोड़ा जा सके, क्योंकि अगर हमें कहीं एयरपोर्ट बनाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन चाहिए, पर्यावरणीय मंत्रालय की परमिशन चाहिए। तो हर और अब पता चला कि हमें कोई हाईवे बनाना है तो रेल मंत्रालय की परमिशन चाहिए, क्योंकि वहाँ ब्रिज बनवाना है। तो अब इस समस्या के कारण मंत्रिपरिषद के काम तो बटे हुए हैं, तो पूरी योजना की आई कि इसमें समन्वय किया जाए, सामंजस्य किया जाए, इसलिए गतिशक्ति योजना का विचार आया। तो यहाँ से भूमिका आप देंगे। भूमिका शुरू होनी चाहिए मंत्रिपरिषद से। लगे कि आपने पॉलिटी पढ़ा है, पॉलिटी का आप स्टूडेंट हैं। अब उसके बाद फिर आप देखेंगे तो गतिशक्ति का मूल अभिप्राय बता देंगे, तब तो उसकी भूमिका बताएंगे। तो क्योंकि लिखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कैसे जोड़ा जाए। अब आप बता देंगे कि गतिशक्ति में हुआ क्या है कि 16 विभिन्न मंत्रालयों, क्योंकि 2019 की बात ये है कि 16 विभिन्न मंत्रालयों को कैसे समन्वित किया जाए, सामंजस्य उसमें किया जाए। और 16 विभिन्न मंत्रालयों को समन्वय सामंजस्य क्यों किया जाएगा? क्योंकि आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा सके। अब आप जानते हैं कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए इसका मतलब है क्या रेल, क्या सड़क, क्या पोर्ट, पत्तन, इन सब का एक इंटीग्रेटेड विकास किया जाए और अपने आप में इन सब की कार्य को त्वरित रूप में, समयबद्ध रूप में पूरा किया जाए, त्वरित रूप में पूरा किया जाए, समयबद्ध रूप में पूरा किया जाए। इसलिए इस पूरी मॉनिटरिंग को एक तरीके से सामंजस्य किया गया और ये भारत में एक बड़ा पहल है। क्योंकि हमारे कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में देखिए निर्णय देरी से होते हैं और इसलिए हमारी परियोजनाएं बहुत लंबित रूप में पूरी होती हैं, क्योंकि एक मंत्रालय दूसरी मंत्रालय फाइल, एक तीसरी मंत्रालय चौथी मंत्रालय फाइल घूम रही है। तो पता चला कि एक ही ऐसा वेंचर क्यों न कर दिया जाए जहां सबके मंत्रालयों के विचार, उनकी समस्याएं त्वरित रूप में उनका निपटारा हो, क्योंकि निवेश बढ़ाने के लिए यही काम तो करना पड़ेगा। इसी का नाम गुड गवर्नेंस है कि ये त्वरित रूप में हो, प्रभावी तरीके से हो। तो ये अपने बता दिया गतिशक्ति योजना है क्या। अब दूसरी बात है कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसको प्रभावशाली बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका चाहिए। अब अगर हम किसी भी स्टूडेंट से बात करें तो वो हमेशा जानता है कि भाई आजकल की दुनिया क्या है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ये बात उदारीकरण, निजीकरण की दुनिया से ही सिद्ध हो गया है। उदारीकरण, निजीकरण का विश्व ही बात बता रहा है कि जब तक हम निजी क्षेत्रों का सहयोग नहीं लेंगे तब तक हम विकास की बात आगे बढ़ा ही नहीं सकते। इसलिए अब एग्जाम्पल है, बल्कि अभी तो ये कह दिया गया कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, चौथा P भी आ गया है। तो हमेशा निजी और सरकारी सहभागिता को बढ़ाई जाए। और हम ये बात जानते हैं निजी क्षेत्रों के बिना, क्योंकि आजकल आधारभूत ढांचे के विकास में, उड्डयन के विकास में हम निजी क्षेत्रों की भूमिका लाएं। और ये कैसे होगा? जब सरकार की भूमिका कैसी होगी? सरकार की भूमिका फैसिलिटेटर रूप में होगी, सरकार की भूमिका सहायताकारी रूप में होगी, नियंत्रकारी रूप में नहीं। गवर्नमेंट विल नॉट एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी बट अ फैसिलिटेटिव बॉडी। तो अब सरकार की भूमिका फैसिलिटेटर रूप में होगी और इसके लिए फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पारदर्शिता करनी पड़ेगी, गुड गवर्नेंस करना पड़ेगा, यानी एक सिंगल पोर्टल बनाना पड़ेगा जिससे हम विदेशों के निवेश को ज़्यादा बेहतर तरीके से आकर्षित कर पाएँ। क्योंकि प्राइवेट पार्टनरशिप में देसी निवेशक भी आएंगे और विदेशी निवेशक भी आएंगे और ये तभी होगा जब डीब्यूरोक्रेटाइजेशन हो। तो ये उसका पूरा मामला है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि निष्कर्ष, तो निष्कर्ष आप कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, अब निष्कर्ष आप कैसे लिखेंगे? सारी पहल हो क्यों रही है? क्योंकि मूल मामला ये है, सरकार का संचालन सरकार के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के लिए होना चाहिए। और वास्तविक मुद्दा ये है
कि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक व्यवस्था संकटग्रस्त है, निष्कर्ष समय से लिख सकते हैं। अब ऐसे अर्थ की दुनिया में जहाँ पे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करना है, तो हमें सुशासन के लिए इन योजनाओं को बेहतर बनाना है, जिससे हम योजनाओं का त्वरित संचालन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशक हम जुटा पाएँ, क्योंकि चीन से विदेशी निवेशक एक विकल्प तलाश रहे हैं। तो उस संदर्भ में हम अपने विदेशी निवेशकों को तभी बुला पाएंगे जब हमारे पास पारदर्शी योजनाएं होंगी और काम को समयबद्ध रूप में पूरा करने का ढांचा होगा। तो ये है गतिशक्ति योजना। फिर हम जरा अगले प्रश्न पर आ जाए। अब देखिए, ये प्रश्न बड़ा है और आपको हम याद दिला दें, बड़ा प्रश्न सबसे आसान होता है। जो प्रश्न छोटा है, जैसे हमने बताया कि राज्य में आवागमन का अधिकार, ये खोटा है। जो प्रश्न जो बड़ा होता है वो प्रॉब्लम करता है, जो प्रश्न छोटा होता है वो प्रॉब्लम करता है। बड़ा प्रश्न तो क्योंकि हर आयाम आपको वो मिल जाएगा, एक एक आयाम दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, पहली बात आ गई है कि किसी भी MP MLA को कैसे निर्णय, यानी चुनाव से उभरे विवाद, बात ध्यान रखिए, चुनाव से उभरे विवाद, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो ये बात हमें पता है, आपको बिल्कुल पता होगी कि भाई हमारे यहाँ सांसदों को किसी को अगर डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो उसके कई आधार हैं, संवैधानिक आधार भी हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का मतलब है कि वैधानिक आधार, तो यहाँ संवैधानिक आधार की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वैधानिक आधार की बात कर रहा है। तो स्वयं घोषित किया जा सकता है इसके विरुद्ध पीड़ित पर कौन से उपचार, क्या रेमेडी है। और देखिए, इस बार दो प्रश्न ऐसे जहाँ विधियों की बात की गई है, केस लॉ, वाद विधियाँ। तो आप जानते हैं केस लॉ के मामले में हम एक आध केस लाते हैं, हम ऐसा नहीं कि 5 केस अगर दे देंगे तो उत्तर में विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, कोई चीज़ किस सीमा तक दी जाए ये भी हम बहुत ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमेशा इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी है, विश्लेषण प्राइमरी है। तो अब आप देखेंगे, डिस्कस प्रोसीजर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ऑन ग्राउंड्स। तो दूसरी बात है किस आधार पे, ग्राउंड, कैंडिडेट में भी डिक्लेयर्ड वाइड, किस आधार पे किसी कैंडिडेट के चुनाव को रद्द किया जाता है, रेमेडी क्या है, और फिर उसके संदर्भ में एक आध केस की बात करिए। अब जहाँ तक हम आपको बता दें, जहाँ तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बात है, अब प्रश्न सीधा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से पूछा जा रहा है। तो अब आप देखेंगे इसकी भूमिका कैसे आप लिखेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की भूमिका कैसे लिखेंगे। अब भूमिका सीधी सी है कि संविधान में निर्वाचन के प्रावधान संक्षिप्त में दिए गए हैं। इन्हें अनुच्छेद 324 से 329 तक ही निर्वाचन की बात संविधान में है। इसलिए संविधान निर्वाचन के सारे प्रावधान, निर्वाचन प्रक्रिया के प्रावधान बनाने का अधिकार संसद को दे रहा है। तो सवाल है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया कहाँ से। तो संसद ने विधि बनाई। संसद ने विधि कैसे बनाई? क्योंकि संविधान हमारे यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार की बात नहीं करता। तो संविधान ने बता दिया कि इसके संसद विधि का निर्माण कर सकती है। तो संविधान निर्वाचन के अधिकार प्रक्रिया के निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धारण के लिए संसद ने 2 विधियां बनाई, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एंड जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। यहाँ से हमने भूमिका बना ली। और बार बार हम कहते हैं भूमिका का मतलब कहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है। अब इसके हिसाब से किसी भी सांसद को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कैसे किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, कैसे उसे अयोग्य किया जा सकता है, उसके जो तरीके हैं। तो कैसे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। नंबर 1, तो आप जानते हैं कि अगर आज कोई भी सांसद है या विधायक है, MP है या MLA है, और उसे
2 साल की सज़ा, 2 वर्ष की सज़ा किसी भी मामले में प्रदान कर दी गई तो वो सांसद विधायक नहीं रहेगा। और आपको फिर याद दिला दें, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसके मामले अपील में है या नहीं है। तो ये पहला आधार है कि किसी भी सांसद विधायक को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या तो भ्रष्ट आचरण का मामला हो, करप्ट प्रैक्टिसेस। अब करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि पैसा देकर वोट लिया, धर्म के आधार पर चुनाव, धर्म के आधार पर वोट मांगना, ये भ्रष्ट आचरण है। पैसा देकर वोट लेना भ्रष्ट आचरण है। सरकारी अधिकारियों का प्रयोग करके वोट लेना, ये भ्रष्ट आचरण है। तो भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किसी भी एमपी या एमएलए के चुनाव को रद्द किया जा सकता है, या एमपी एमएलए के चुनाव को तब भी रद्द किया जा सकता है जब वो अपने खर्च का विवरण चुनाव आयोग को न दे पाए। इस आधार पर भी आरपीए कहता है कि उसके चुनाव को रद्द किया जा सकता है। तो ये आधार है, इसलिए याद रखिए। अब जब प्रश्न बड़ा हो जाता है हम सब डायमेंशन को लिखते हैं। ये कई बार गलती होती है कि हम एक ही डायमेंशन में, पहले हम देख लेते हैं क्या कीवर्ड है, कितने डायमेंशन है, सारे डायमेंशन को लिखेंगे। और मैंने कहा ये प्रश्न सरल इसलिए सारे डायमेंशन खुद बता रहा है। तो ये तो आधार हो गया डिस्क्वालीफाई करने का। लेकिन अब सवाल है कि डिस्क्वालीफाई करने का ये आधार, अब अगर ये आधार है तो कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि आप निर्वाचन के दौरान किसी भी सांसद या विधायक के खिलाफ आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मामले में कोई भी पक्ष उच्च न्यायालय जा सकता है और फिर अपील में उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो इंदिरा गांधी के चुनाव को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के आधार पे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया था। लालू प्रसाद यादव के चुनाव को रद्द किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के आधार पे। इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया गया भ्रष्टाचार के आधार पे। लालू प्रसाद यादव के चुनाव को रद्द किया गया 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा के आधार पर। अब अगर उसके पास क्या रेमेडी है, इसका मतलब है कि कोई जो व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय जा सकता है। अब उच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा और इसमें उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाएगा कि क्या व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार है या नहीं है। अगर आप याद रखिए भ्रष्टाचार के मामले में उच्च न्यायालय जाएगा। अगर सांसद या विधायक को किसी न्यायालय ने 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दे दी तब तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उच्च न्यायालय में अपील एक अलग मामला है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई तुरंत हो जाएगा। अब अगर उच्च न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय देता है तो स्वाभाविक रूप में वो 6 वर्ष का डिस्क्वालिफिकेशन सज़ा के बाद नहीं होगा, या उसे सज़ा हो सकता है कि माफ़ कर दी जाए। लेकिन उसके पास ये विकल्प है कि उच्च न्यायालय जाए। उच्च न्यायालय के निर्णय से उच्चतम न्यायालय के लिए भी अपील हो सकती है। अगर व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तीसरी बात, केस लॉ की बात जो उसमें कही गई है कि आखिर में कौन सा ऐसा केस लॉ है जो इसकी मान्यता देता है। तो आपको हम याद दिला दें, एक बड़ा फेमस केस आया था 2013 में लिली थॉमस का। लिली थॉमस एक वकील हैं जिनके नाम बड़े फेमस हैं। लिली थॉमस बहुत सारे मामलों को लेके बार बार न्यायालय जाती रहती हैं और उन्होंने तो ये तक कहा भी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी थोड़ा चेंज किया जाए। किसी सांसद या विधायक के ऊपर आरोप अगर बहुत गंभीर किस्म के हैं तो न्यायालय ने दंड दिया हो या न दंड दिया हो उसके पहले उसके चुनाव को रद्द कर दें। उन्होंने तो ये तक रिकमेंडेशन दी है। अब अभी तो ये पैरवी की है और ये बात अभी न्यायपालिका ने मानी नहीं है। लेकिन लिली थॉमस केस बहुत इंपॉर्टेंट आया जिसमें लालू प्रसाद यादव की सज़ा रद्द हुई थी, जहां ये कहा गया था यदि किसी सांसद या विधायक को 2 वर्ष की सज़ा न्यायपालिका दे देती है तो उसकी सज़ा तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसके पहले ये मामला ये था कि अगर कोई न्यायपालिका ने 2 वर्ष की सज़ा दे दी तो तब तक मामला पेंडिंग रहेगा जब तक अपील में अगला न्यायालय निर्णय नहीं देता। इसका मतलब है जिला न्यायपालिका ने कह दिया आप दंडित हैं, लेकिन सांसद चला गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई कही, और जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं देगा तब तक मामला उसमें प्रभावी नहीं बनेगा।
यही अपने आप में भ्रष्ट आचरण के संबंध में सबसे बड़ी विडंबना है। तो यहाँ पे जरूर समस्या लिख देंगे कि लिली थॉमस के मामले में तो कहा गया कि ठीक है, जो 2 वर्ष की सज़ा प्राप्त हो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन जहाँ किसी को न्यायालय ने दंड दिया नहीं है क्योंकि भ्रष्ट आचरण का मामला, तो फिर उच्च न्यायालय के सामने आएगा। अब उच्च न्यायालय के सामने आएगा तो उच्च न्यायालय के निर्णय में विलम्ब होता है। उच्च न्यायालय का निर्णय बड़ा लंबित आता है। तो पता चला कि एक लोकसभा निर्वाचन की सुनवाई जो न्यायालय कर रहा है वो फिर 5 साल उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तब तक उच्च न्यायालय का निर्णय आया ही नहीं। इसलिए अपने आप में न्यायालय के निर्णय का महत्व बड़ा कम हो जाता है। इसलिए हमने कहा 2 बातों हमेशा पे अंतर याद करिए। जहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में 1951 के क्लॉज 4 के सब क्लॉज 8 में जहाँ उसे दंड दे दिया जाता है वहाँ तो तुरंत उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन जहाँ ये मामला भ्रष्ट आचरण किया है नहीं किया है, तब इसकी सुनवाई तो न्यायालय में हो गई। लेकिन ये सुनवाई इतनी लंबी है कि इसमें निर्णय हो नहीं पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी उच्चतम न्यायालय ने ये बाकायदा निर्णय दिया है कि जितने भी उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश है, जितने भी ऐसे MP MLA हैं जिनके ऊपर अपराध के मामले हैं, उनके मामलों को त्वरित सुनवाई के लिए, उनके मामले को त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब तक कोई व्यक्ति दंडित न हो तब तक अपराधी है ही नहीं है। इसका मतलब, और इसीलिए अपराधी भी न्यायालय में पहुँच रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। और उच्चतम न्यायालय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन के निर्देश दिए और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सारे सांसदों विधायकों के ऊपर जो मामला चल रहा है कम से कम अपराध का, वो 1 साल के भीतर निपटाया जाए। लेकिन वो भी अभी बहुत त्वरित रूप में हो नहीं पा रहा है। अभी तो उसके गठन के 3 साल हो गए। तो अब ये न्यायिक प्रक्रिया की विडंबना कह लीजिए कि हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में ये प्रॉब्लम है, जिस वजह का फ़ायदा हमारे यहाँ लोग उठाते हैं। और बल्कि हमारे यहाँ अधिकरण बनाया गया अनुच्छेद 323A में, तो वहाँ कहा गया था कि इनके चुनाव विवाद को हल करने के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। सारे ट्रिब्यूनल बन गए लेकिन वो आज तक ट्रिब्यूनल नहीं बन पाया। तो ये एक अपने आप में विडंबना है। इसलिए निष्कर्ष आप लिख देंगे कि भारतीय लोकतंत्र ने 70 साल में बड़ी प्रगति की है, लेकिन लोकतंत्र का 70 साल में मूल अधिकारों का विस्तार हुआ है, जनहित याचिकाएँ आई हैं, लेकिन लोकतंत्र का सबसे विडंबनापूर्ण चेहरा ये है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून के निर्माता बन गए हैं। लॉ ब्रेकर्स आर बिकमिंग द लॉ मेकर्स। ये अपने आप में ट्रेजिक पार्ट है। इतनी निष्कर्ष के साथ बातें खत्म। निष्कर्ष छोटा, भूमिका छोटी। ये बातें होगी निष्कर्ष भूमिका जैसे बड़े लिखेंगे तो अपने आप में शब्द सीमा का उल्लंघन होगा और फिर चीज़ें गड़बड़ होंगी। अब देखिए प्रश्न 12 है, विधायी शक्तियों के प्रयोग। ये तो बड़ा सिंपल कि ये प्रश्न ये भी सरल है। इसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर। तो गवर्नर अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कब करता है? डिस्कस द लीगलिटी ऑफ रीप्रमलगमेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर लेजिस्लेचर। अब ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नर किस तरीके से, गवर्नर की शक्ति बात कहाँ पे आ रही है। और अगर हम इस बात को देखें तो पहला मामला है राज्यपाल। अब राज्यपाल, पहला की शब्द क्या दिया गया है? गवर्नर। तो गवर्नर की विधायी शक्तियां क्या हैं? और रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेशों का जो फिर से जारी किया जाता है, अध्यादेशों को जो फिर से जारी किया जाता है उसकी वैधानिकता बताइए। इस मामले को देखा जाए तो फिर डिस्कस की बात आ रही है। इसका मतलब है कि प्रश्न जहां पे है राज्यपाल, यहां पे अब यहाँ राज्यपाल की बात है। अब पूछ रहा है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां बताइए। तो आपको फिर याद दिला दे, भूमिका कैसे आप लिखेंगे, राज्यपाल आ कैसे रहा है, ये बात ध्यान में रखने की है। तो राज्यपाल कैसे, संसदीय शासन में राज्यपाल क्या है? संवैधानिक प्रधान है।
संसदीय शासन में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है और संसदीय शासन में चूँकि कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है, इसलिए राज्यपाल के कार्यपालिकी प्रधान होने के साथ साथ उसे विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यहाँ से भूमिका आपने शुरू कर दिया। कार्यपालिकी प्रधान होने के साथ साथ उसे विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, यहाँ से हमने भूमिका शुरू कर दी। अब फिर क्या पूछ रहा है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ बताइए। तो आपको हम याद दिला दें, पॉइंट वाइज यहाँ बता दीजिए, क्योंकि अध्यादेश पे सीधे नहीं एग्जामिनर पूछ रहा है, पूछा राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ क्या हैं। तो फिर राज्यपाल की विधायी कई शक्तियाँ हैं, यदि अपन उनको हम यहाँ संक्षेप करेंगे, सदन बुलाना, सदन की बैठक को संबोधित करना, लेकिन ये सब कई विधायी शक्तियाँ हैं। लेकिन जो मूल विधायी शक्तियों की बात होती है तो स्वाभाविक रूप में सदन को आहूत करना, सदन का विघटन करना, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना और विधेयक पर हस्ताक्षर करने के आधार पर ही उसके वीटो की शक्ति मिल जाती है, जो कहीं संविधान में लिखी नहीं गई है। व्यवहारिक रूप में इसे वीटो की शक्ति कहा जाता है। और फिर तीसरा है, अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब तो एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान संविधान से खत्म हो गया, नहीं तो राज्यपाल एंग्लो इंडियन के सदस्यों का मनोनयन भी करता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं। संयुक्त यानी विधायिका के संयुक्त बैठक को संबोधित करना या राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करना, या राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, इसको पॉइंट में बता दिया। अब हम विस्तार किसका करेंगे, अध्यादेश का, क्योंकि हम विधायी शक्तियों का विस्तार नहीं करना है, अध्यादेश का। तो अब स्वाभाविक रूप में क्या अध्यादेश को पुनः रिप्रमलगेशन किया जा सकता है। तो अब फिर अब बता दीजिए कि अध्यादेश की आवश्यकता पड़ती क्यों है, अध्यादेश क्यों बनता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अनुच्छेद 213 का उल्लेख आप कर सकते हैं। अध्यादेश क्यों बनता है, क्योंकि विधायिका सत्र में नहीं है, विधायिका के एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं है, तभी तो अध्यादेश बनता है। और दूसरा, कोई आवश्यक परिस्थिति है। एक तो विधायिका सत्र में नहीं है और दूसरा कोई आवश्यक परिस्थिति है जहाँ पे राज्यपाल तुरंत कार्यवाही करे। इसी संदर्भ में राज्यपाल को अध्यादेश के रूप में विधि निर्माण की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल को अध्यादेश के रूप में विधि निर्माण की शक्ति दी गई है, लेकिन संविधान ये कहता है इस विधि निर्माण की अधिकतम जो अवधि हो सकती है वो कितनी होगी, 6 सप्ताह। इन संविधान में 6 सप्ताह की बात है, व्यवहारिक रूप में 6 महीने 6 सप्ताह हो सकते हैं, एक अलग मुद्दा है। लेकिन 6 सप्ताह की बात, ये भी हमने पॉइंट बता दिया कि 6 सप्ताह की अवधि हो सकती है। और फिर उत्तर का लास्ट पार्ट, क्या रिप्रमलगेशन होना चाहिए, तो उत्तर है नहीं। यानी पुनः जारी कर देना ये अपने आप में ठीक नहीं है। क्यों, पुनर्जारी कर देने का मतलब क्या है कि राज्यपाल विधायिका की भूमिका को हतोत्साहित कर रहा है। पुनर्जारी करने का मतलब है कि राज्यपाल विधायिका की भूमिका को सीमित कर रहा है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का ये सीधा उल्लंघन है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसलिए अब इसका मतलब है भाई विधि का निर्माण कार्यपालिका थोड़ी कर सकती है, विधि का निर्माण तो विधायिका करनी चाहिए। इसे इसको पुनः जारी करना, आप याद देखिए, और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसे DC वाधवा केस में, DC वाधवा वाद में 87 में कहा गया। और दूसरा, अब देखेंगे लेटेस्ट में केस आया था 2017 में कृष्ण कुमार वाद में, जो बिहार का मामला था। कृष्ण कुमार वाद में 2017 में ये बात कही गई कि अध्यादेशों का पुनः जारी करना ये संविधान के साथ धोखा है, संविधान के साथ फ्रॉड है। क्यों संविधान के साथ फ्रॉड कहा गया, क्योंकि संविधान कहता है कि विधायिका विधि का निर्माण करेगी। संविधान मानता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होगा। संविधान मानता है कि कार्यपालिका विधायिका के नीचे होगी, ऊपर नहीं। इससे संविधान की मूल भावना के खिलाफ चला जाता है मामला। तो ये बात आपको बतानी है। अब उसमें एक केस का उल्लेख कृष्ण कुमार वाद का इतना ही पर्याप्त है। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे ये मामला क्या है, हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि
अध्यादेश राष्ट्रपति की, एग्जामिनर राज्यपाल पूछ लिया, तो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति ठीक वैसे ही तो है। अब यहाँ ये गलती मत करिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश की में शक्ति में अंतर क्या है, एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा है। इसलिए हम हमेशा आप याद रखें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में कई बार समस्या आती है। वही इन्फॉर्मेशन दीजिए जिसकी एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, अपने से इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए मत, नहीं फिर मूल बात नहीं कह पाएंगे आप। तो निष्कर्ष, ये कई बार बच्चों में बहुत गड़बड़ी आती है कि हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हर बात लिखना चाहते हैं, और हर बात लिखना चाहेंगे तो सटीक उत्तर नहीं पाएगा, क्योंकि हर में भूमिका होनी चाहिए और हर प्रश्न का एक लाइन का निष्कर्ष 2 लाइन का होना चाहिए। कोई सटीक तभी बनेगा जब चीज़ों को आप संक्षेप में कहने की आदत डालेंगे। तो निष्कर्ष कैसा आएगा कि आप देखें कि वास्तविक रूप में संविधान की नैतिकता कई बार उल्लंघन हुआ है। ये हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति चल पड़ी है कि संविधान की नैतिकता का उल्लंघन हुआ है। क्यों? क्योंकि अब राज्यपाल से अपेक्षा क्या है? राज्यपाल से अपेक्षा ये है कि वो आवश्यक परिस्थितियों में विधि का निर्माण करे, न कि विधि निर्माण के काम को ही हाईजैक कर ले। इसे निष्कर्ष ये है कि अध्यादेश का प्रावधान आपवादिक है, जिसका सामान्य परिस्थितियों में प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिसका निर्माण आवश्यक परिस्थितियों में सरकार के कार्य को संचालित करने के लिए होना चाहिए। इसलिए राज्यपाल विधि निर्माता नहीं हो सकता, इसका प्रयोग आपवादिक समय में ही हो सकता है। निष्कर्ष आपने लिख दिया एक लाइन का। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बड़ा दिलचस्प ये है, क्योंकि अब देखेंगे हमारे पूरे सिलेबस में राजनीतिक दलों का नाम नहीं लिखा गया है, फिर भी एग्जामिनर पॉलिटिकल पार्टी से पूछ रहा है सवाल। इसका सीधा मतलब है कि एग्जामिनर का ध्यान हमेशा अप्लाइड मुद्दों पर होता है, व्यवहारिक मुद्दों, सैद्धांतिक मुद्दों पे नहीं। जो किताबें लिखी गई है, पुरानी बातें हैं, उससे मतलब नहीं एग्जामिनर का। आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ मूल शब्द क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की बात है। रीजनल पार्टीज आर इन फेवर ऑफ ऑटोनॉमी। अब कमेंट की बात है कि क्या राजनीतिक दल केंद्रीकरण की बात करते हैं, क्षेत्रीय दल विकेंद्रीकरण की बात करते हैं? अब जरा देखें किस तरीके से इस प्रश्न का अगर हम उत्तर दें कि क्या वाकई ये बात सही है, केंद्रीकरण की बात करते हैं या विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। तो अब राष्ट्रीय दल, तो भूमिका आप लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल, और ये भूमिका निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल और राज्य दल की कैटेगरी तय की जाती है। अब हमारा निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय दल की बात नहीं करता, क्षेत्रीय दल व्यवहारिक नाम है, तो जो राज्य दल है उसी को हम व्यवहारिक रूप में कई बार क्षेत्रीय दल कह देते हैं। तो निर्वाचन आयोग बता देता है कि आखिर में कौन राष्ट्रीय दल होगा और कौन राज्य दल होगा। और दूसरी बात है, एक तो निर्वाचन आयोग क्राइटेरिया है, दूसरा बात लिखनी है, और हमें यहाँ ये नहीं बताना कि निर्वाचन आयोग का आधार क्या है, क्योंकि प्रश्न का आधार दूसरा है। लेकिन वास्तविक तौर पर राष्ट्रीय दल का मतलब वो है ऐसा दल जिसकी पहुंच राष्ट्रीय है, जिसका प्रभाव अखिल भारतीय है और जिसके एजेंडे भी अखिल भारतीय हैं, वो सही मायने में राष्ट्रीय दल है, वो राष्ट्रीय दल है। अब इसमें दल के नाम में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर लिखिए सभी के नाम, नहीं तो किसी के नाम मत लिखिए। तो क्योंकि हमें दलीय आधार पे तटस्थता रखनी पड़ती है। राष्ट्रीय दल के से हमने भूमिका शुरू कर दी। अब दूसरा, क्या राष्ट्रीय दल केंद्रीकरण की बात करते हैं? तो क्या राष्ट्रीय दल केंद्रीकरण की बात करते हैं? अब इसके देखिए, और क्षेत्रीय दल विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। अब ये सच बात है कि जब भी राष्ट्रीय दल आते हैं, चाहे वो अभी बीजेपी का प्रभाव हो, चाहे पहले कांग्रेस का प्रभाव हो, तो राष्ट्रीय दल अपनी प्रवृत्ति से केंद्रीकरण की बात करते हैं। क्यों केंद्रीकरण की बात करते हैं? यद्यपि उसके विपक्ष में भी हम जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल केंद्रीकरण की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप देखेंगे तो नीट एग्ज़ाम आया, अब पूरे भारत में एक एग्ज़ाम होगा, ये केंद्रीकरण की बात है। फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय दल केंद्रीकरण की बात कैसे करते हैं। अब खास तौर पे भाई राष्ट्रीय दल जो होते हैं, जब प्रभावशाली होंगे, केंद्र प्रायोजित योजनाएं बढ़ती हैं।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं बढ़ती हैं, इसलिए भी केंद्रीकरण होता है। जब राष्ट्रीय दल प्रभावी होते हैं तो स्वाभाविक रूप में कहीं न कहीं, चाहे वो राज्यपाल या राज्यपाल के माध्यम से या अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीकरण का प्रयास किया जाता है। तो ये सच बात है कि राष्ट्रीय जो दल होते हैं, नीट का मतलब है नीतियों के भी माध्यम से, केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब है प्रशासनिक तरीकों के द्वारा भी। यानी राष्ट्रीय दल कैसे संवैधानिक रूप में भी, प्रशासनिक रूप में भी, योजनाओं के द्वारा भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को आगे करते हैं, ये बात तो दिखती है। इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा राष्ट्रीय दल सही मायने में हमेशा कुछ ऐसी बात करेगा कि चाहे वो अखिल भारतीय होगी। जबकि अब जरा ये क्षेत्रीय दलों की बात, जो राज्य ही दल है जिसका लोकप्रिय नाम क्षेत्रीय दल, अब क्षेत्रीय दल किसकी बात करेंगे? अब स्वाभाविक रूप में कोई भाषा की बात करेगा। क्षेत्रीय दल किसकी बात करेगा? राष्ट्रीय दल हिंदी को प्रमोट करने की बात करेंगे, हिंदी को प्रभावी बनाने की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय दलों के एजेंडे में ऐसा होता है। जबकि अब क्षेत्रीय दलों को आप आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमेशा विकेंद्रीकरण का मतलब है कि अपनी भाषा, तमिलनाडु से आप देखेंगे तमिल की बात आती है, पश्चिम बंगाल से बंगाली की बात आती है, यही तो विकेंद्रीकरण है। और फिर ये क्या मांग करते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं कम से कम हो, राज्य को ज़्यादा वित्त मिले, राज्य को ज़्यादा वित्तीय स्वायत्ता मिले। तो क्षेत्रीय दल अपने आप में संवैधानिक रूप में राज्य को ज़्यादा वित्तीय स्वायत्ता की बात करते हैं। इसलिए आप देखेंगे ये सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के विरोधी हैं। ये सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के विरोधी होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं न कहीं नीट का विरोध राज्यों से आया, नीट का विरोध राज्यों के द्वारा किया गया, खास तौर पर तमिलनाडु के द्वारा किया गया। बीएसएफ में के नियमों में चेंज करने का विरोध पंजाब से किया गया। इसे ये प्रवृत्ति दिखती है कि राष्ट्रीय दल केंद्रीकरण को बढ़ाते हैं और क्षेत्रीय दल विकेंद्रीकरण को बढ़ाते हैं। अब इसमें है कि जो प्रश्न है, while national parties in India favor centralization, regional parties favor autonomy comment। अब बात ही ठीक है, दोनों बात तो कह दिया, लेकिन अब हकीकत की बात यह है कि हम कैसे इसको समापन करें, कैसे दोनों का सामंजस्य करें। तो वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनकी भी क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं और क्षेत्रीय दल की केवल क्षेत्रीय इकाइयाँ होती है। इसलिए सच वास्तविकता तो ये है कि भारत में चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, वो क्षेत्र की अवहेलना नहीं कर सकता। निष्कर्ष तो यही है कि हम निष्कर्ष कैसे ले जाएंगे, जो राष्ट्रीय दल होगा वो क्षेत्र की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको राष्ट्रीय बनना है तो बिना आप तमिल को लिए, तमिल को लिए, बंगाली को लिए आप राष्ट्रीय दल बन नहीं सकते। यानी राष्ट्रीय दलों को भी क्षेत्रीय पहचानों का सम्मान करना पड़ता है, पहचानों का सम्मान करना पड़ता है। और क्षेत्रीय दल भी हर केंद्रीकरण के विरोधी नहीं होते। क्षेत्रीय दल भी हर केंद्रीकरण का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को भी अपनी आकांक्षाओं का विस्तार करना है, क्षेत्रीय दलों को भी पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना है। तो क्षेत्रीय दल भी हर मामले पर केंद्रीकरण का विरोध नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि नीति आयोग, अब नीति आयोग कहीं न कहीं क्षेत्र की भी स्वायत्ता को रखता है। इसलिए अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल भारत में एक दूसरे के अलग अलग एजेंडे के बावजूद एक दूसरे के साथ पूरक भी करते हैं, क्योंकि यही क्षेत्रीय दल अखिल भारतीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। तो अगर इतना विरोधी होता तो अखिल भारतीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। इससे निष्कर्ष क्या आएगा भाई, अखिल भारतीय दलों के साथ जब मिलकर आप सरकार बना रहे हो तो फिर आखिर में फिर अखिल भारतीय दलों से इतनी आपत्ति क्यों है? इसलिए विश्लेषण में दूसरा पार्ट भी आएगा और निष्कर्ष आप लिख देंगे कि हकीकत की बात यह है कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बीच में जो विवाद होता है वो मूलतः राजनीतिक है, क्योंकि हर दल अपनी सत्ता में पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो ये मूल विवाद का मूल कारण क्या है? संवैधानिक नहीं, पॉलिटिकल। यानी हर दल अपने हितों को प्रभावी बनाना चाहता है, इसीलिए ये विवाद उत्पन्न होते हैं।
अब आप जरा अगले प्रश्न पर आ जाएं। अगले प्रश्न पर कि भारत के राष्ट्रपति और फ्रांस के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। अब यहाँ पे देखिए, एक ही मात्र ऐसा प्रश्न क्रिटिकली एग्जामिन शब्द का प्रयोग हुआ है। अभी बात अपने आप में, इसका मतलब है कि एग्जामिनर डिस्कस का मतलब होता और ले रहा है आलोचनात्मक परीक्षण। यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकली एग्जामिन देखेंगे किसकी प्रक्रिया अच्छी है, किसकी बाकी है। बाकी में ध्यान देने की बात डिस्कस लिखा गया, यानी आपसे क्रिटिसाइज करने की उम्मीद नहीं की गई। ये बहुत ध्यान देने की बात है। अब सवाल है कि प्रोसीजर थ्रू, इसका मतलब है क्या है? प्रक्रिया। प्रोसीजर, निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तो प्रोसीजर क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन कर प्रोसीजर की बात की जाए तो अब जरा देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रोसीजर क्या है भारत और फ्रांस का? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है। अब यहाँ पे एक भूमिका दे देंगे। भूमिका कैसे देंगे कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि राष्ट्राध्यक्ष का भी निर्वाचन होता है, और निर्वाचन लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। जहाँ पे शासन का सर्वोच्च व्यक्ति भी निर्वाचित होता है। तो कैसे हमने संकल्पनात्मक बात कर दी। हर जगह भूमिका लिखना सीखिए, थोड़े से रूप में, छोटे से रूप में भूमिका लिखना शुरू करिए कि लोकतंत्र में निर्वाचन सबसे बड़ी विशेषता है, और इसीलिए राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है, चाहे फ्रांस का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो। इसलिए दोनों ने गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। ये भूमिका हो गई। अब यहाँ से देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब आप याद रखिए, जो मामला सीधा बनता है, भारत का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? परोक्ष रूप में, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप में। अब परोक्ष कहिए, अप्रत्यक्ष कहिए, उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। और हमेशा आप याद रखिए, जब इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है तो इलेक्शन लोग नहीं करते, निर्वाचक मंडल करता है, इलेक्टोरल कॉलेज करता है। तो निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचक मंडल। एक बात ध्यान देने की है, जहाँ भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा वहाँ आम जनता इलेक्शन भागीदारी नहीं करेगी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारे यहाँ भारत में निर्वाचक मंडल कार्य करता है, जहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सांसद, निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायिका के सदस्य भाग लेते हैं। अब सवाल ये है, ये तो हम निर्वाचन की प्रक्रिया बता दी। अब सवाल ये है कि और ये निर्वाचन कैसे होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा। तो यहाँ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से। अब सारी बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिए, यहाँ आप ये नहीं बताएंगे कि सांसद का मत क्या है, पद्धति, क्योंकि ये बात आप बार बार देखते हैं कि एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता। यूपीएससी के प्रश्न में विश्लेषण, अनुप्रयोग। तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि आपने बताना शुरू कर दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का सांसद का मूल्य कितना, विधायक का मूल्य कितना, वो पूछ ही नहीं रहा है। वो तो सीधा अगर प्रक्रिया कैसी होती है और फ्रांस से भी कंपेयर करना है, तो एक बात हम विस्तार कर देंगे, दूसरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा, फ्रांस पर आ जाइए। ये बात ध्यान रखने की होती है कि हमें आप, और ये बात बार बार हमारा एग्ज़ाम बताता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें मूलतः कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। और अब ज़रा सोच के देखिए, अब अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया तो फ्रांस का राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है? आप याद रखिए, सीधा जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, सीधा जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फ्रांस में जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन फ्रांस में जो खास बात है, जनता के द्वारा तो अमेरिका में निर्वाचित होता है, फ्रांस में खास बात है, यहाँ सेकंड बैलेट सिस्टम चलता है। इसका मतलब है, एक कहानी लोग कहते हैं पहली बार लोग दिल से वोट करते हैं, दूसरी बार दिमाग से वोट करते हैं। ये सेकंड बैलेट सिस्टम है। और दिल से दिमाग का मतलब है कि यहाँ दो प्रकार का, पहली बार अगर निर्वाचन होगा, किसी प्रत्याशी को 50% से कम वोट मिले तो आप याद रखिए दोबारा फिर निर्वाचन होगा। अगर कोई चुनाव हो रहा है, अगर किसी प्रत्याशी को 51% वोट मिल गया, निर्वाचित हो गया। लेकिन किसी प्रत्याशी को 50% से कम वोट मिला, दोबारा फिर चुनाव होगा और दोबारा निर्वाचन होगा केवल दो प्रत्याशियों के बीच में, जिन्हें दो सबसे
ज़्यादा वोट मिला है ए और बी को। और बात याद दिला दें, इसे कहते सेकेंड बैलेट सिस्टम, इसे रन ऑफ बैलेट सिस्टम भी कहते हैं। और इसी बार कहते पहली बार हमने दिल से वोट किया, दूसरी बार दिमाग से। पहली बार गड़बड़ी कर गए होंगे, लेकिन अब तो वोट इसी को करना है जो चुनाव जीतेगा। सॉरी। अब दोबारा चुनाव होगा तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में फ्रांस में खास बात है कि जो राष्ट्रपति होना चाहिए उसे मतों का बहुमत ही प्राप्त होना चाहिए, तभी वो चुनाव जीत पाएगा। अब ये लोकतंत्र में अच्छी बात है कि कम से कम वही व्यक्ति चुनाव जीते इससे मतों का बहुमत प्राप्त हो, तो ये तो अच्छा लोकतांत्रिक सिस्टम है। लेकिन ये तो हमने दोनों बातें कर दी, अब हम थोड़ा विश्लेषण भी कर दें। क्रिटिकल एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब कौन सिस्टम अच्छा है, कौन सिस्टम बुरा है। अब एक खास बात है कि मामला ये नहीं कौन सिस्टम अच्छा है, कौन सिस्टम बुरा है, मामला ये है कि किसके पर्पज के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो हकीकत की बात यह है कि देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रधान है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन है। तो जब संसदीय शासन होगा तो निर्वाचन का तरीका उसी हिसाब से तो अलग होगा। और जो फ्रांस का राष्ट्रपति है वहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन जैसे श्रीलंका में है, तो श्रीलंका के खबर के भी कारण फ्रांस का नाम बार बार आ रहा था, तो वहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक शासन है फ्रांस में। अब अर्ध अध्यक्षात्मक शासन होने के कारण वहाँ पे फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक है, सेमी प्रेसिडेंशियल, और सेमी प्रेसिडेंशियल में राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली है। और फ्रांस में इसीलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधा जनता के द्वारा होता है। भारत में ऐसा नहीं हो सकता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, संवैधानिक प्रधान की। और फ्रांस में राष्ट्रपति की भूमिका कैसी है, वो वास्तविक प्रधान की है, वो वास्तविक प्रधान की है। इसलिए निर्वाचन की प्रणाली में ऐसा अंतर रखा गया है। तो ये क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब होता है। इसे ये कहना कौन सिस्टम अच्छा है, कौन सिस्टम बुरा है, यानी संविधान जब किसी विज़न को बनाता है कि निर्वाचन का तरीका कैसा होगा, उसके अनुभव कैसे होंगे, तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उस पद की भूमिका क्या है। इसलिए फिर बाद में आप निष्कर्ष आप दे सकते हैं कि वास्तविक तौर पर जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका है वो संसदीय शासन के परिप्रेक्ष्य में है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्ध अध्यक्षात्मक शासन के परिप्रेक्ष्य में है। और दोनों में अंतर होने के बावजूद एक खास बात है कि दोनों को ये कहा गया है कि वो अपने निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त करनी चाहिए तभी राष्ट्रपति होंगे। यानी इसे भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति को मतों के कुल कोटे का बहुमत प्राप्त करना होता है, फ्रांस के राष्ट्रपति को भी, फ्रांस के भी राष्ट्रपति को भी। ये है इसका उत्तर। अब पॉलिटी का अगला सवाल देखें, जो कि पॉलिटी का लास्ट सवाल है। अब ये 15वां सवाल है, उसके बाद फिर आईआर के सवाल हम देखेंगे। लेकिन अगर हम पॉलिटी वाले सवाल देखें तो अब देखिए, फिर प्रश्न देख रहा है, प्रश्न को बार बार आप देखिए तो एक बार आप पहुंचेंगे कि हमारा एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा है कि निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, निर्वाचन के परंपरागत काम है। हर प्रश्न को देखेंगे तो एक बात आपको पता चल जाएगी, हमेशा यूपीएससी का प्रश्न अप्लाइड किस्म का होता है। वो अप्लाइड किस्म का होगा, उसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन की मांग नहीं की जाती। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो डिस्कस द रोल ऑफ, यहाँ फिर डिस्कस का मतलब आलोचना नहीं है, रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब विश्लेषण तो हर जगह करेंगे, इन लाइट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब केंद्र में क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इलेक्शन कमीशन चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो अब हम देखें जरा ये है क्या प्रश्न। तो दो की टर्म हमें मिल गया, चुनाव आयोग और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो चुनाव आयोग और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दो प्रश्न मिल गए। अब भूमिका कैसे लिखेंगे, देखिए भूमिका कैसे लिखेंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन कराया जाना अपने आप में ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ 90 करोड़ मतदाता हों, तो अब ज़रा सोच के देखिए, यद्यपि निर्वाचन लोकतंत्र की मतलब एक ऐसा नहीं कि निर्वाचन हो जाना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है लोकतंत्र की, लेकिन लोकतंत्र का मूलभूत अभिप्राय है निर्वाचन से। लेकिन 90 करोड़ मतदाताओं में निर्वाचन कराना, यानी भारत 90 करोड़ मतदाता जहाँ हों, यहाँ से अब शुरुआत करिए भूमिका, 90 करोड़ मतदाताओं के साथ निर्वाचन कराना, ये अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो ये
अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ भूमिका शुरू करिए कि 90 करोड़ मतदाताओं से निर्वाचन करना। अब दूसरी बात है, अब निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है और हमें ध्यान क्या देना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक बार आप देखेंगे निर्वाचन आयोग की भूमिका बता दीजिए। तो भूमिका पॉइंट में हमें मूलतः फोकस करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे, लेकिन हम 2-4 पॉइंट बता देंगे। निर्वाचन आयोग क्या करता है कि संविधान में जो भूमिका है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति सांसदों का निर्वाचन, संक्षेप में लिख देंगे, संविधान में यही बात कही गई है। उसके बाद फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्वाचन की सारी बातें की गई हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बातें की गई हैं। तो और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 1950-51 आप याद रखिए, इसी में सब निर्वाचन कैसे करवाना है, निर्वाचन भ्रष्ट आचरण क्या है, कैसे नामांकन होगा, कैसे पर्चे लिए जाएंगे, ये सारी बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से तय होती हैं। और आपको तीसरी बात यहीं से निकलता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और तीसरी बात, जहाँ तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो न संविधान में लिखा गया है, न ही जैसे कोड ऑफ कंडक्ट नाम से ही दिखता है, न संविधान में लिखा गया है, न ही कहीं विधि में है, बल्कि ये स्वयं निर्वाचन आयोग के द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और संविधान की मूल मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। तो यहाँ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात आई। और कहा भी जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसका मतलब खास बात है कि दिखता ही न संविधान का पार्ट है, न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का पार्ट है। तो भारत के चुनाव का निर्वाचन आयोग की मूल भूमिका क्या थी? निर्वाचन करवाना। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ने कैसे इस भूमिका को बदल के रख दिया। और आपको हम याद दिला दें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये बहुत प्रभावी विचार, कहा जाता है 1960 के दशक से ही ये शब्द का प्रयोग होने लगा, लेकिन इसका बड़ा प्रभावशाली विचार टी.एन. सेशन लाए। टी.एन. सेशन ने इसका बड़ा फोर्सफुल इन्फोर्समेंट किया और टी.एन. सेशन के समय से बड़ा प्रभावी मामला बन गया। तो अब सवाल है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से इलेक्शन कमीशन भूमिका कैसे देखें? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से इलेक्शन कमीशन की भूमिका कैसे देखें? तो पहला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसी भूमिका कैसी है कि निर्वाचन आयोग केवल निर्वाचन नहीं कराएगा बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराएगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाएगा, क्योंकि आप याद रखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूछने के बजाय एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताइए। तो प्रश्नों को हमेशा ध्यान से पढ़िए, की टर्म को देखिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं पूछा है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पार्टी के लिए भी लागू होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सरकार के लिए भी लागू होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन के अधिकारियों के लिए भी लागू होते हैं। तो अलग अलग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट संदर्भ में बदली, कैसे इलेक्शन कमीशन पावरफुल हुआ। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और वो कैसे होगा? सत्ताधारी कोई भी दल सत्ता में आने के, चुनाव के आने के पश्चात कोई चुनाव की अतिरिक्त घोषणा न कर पाए, कोई नए कार्यक्रम घोषणा न कर दे, और केवल सत्ताधारी दल को ही सारे ऑफिस या ऐसी व्यवस्थाएं सुविधाएं केवल न प्राप्त हों। इसलिए स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन कराने में बड़ी भूमिका आ गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, पहला। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी पक्ष और विपक्ष जो सत्ताधारी दल है, क्योंकि आप याद रखिए समान अवसर देना, ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। और पक्ष विपक्ष का मतलब है कि चाहे यानी भारत में इसी बात की गारंटी है कि क्यों निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप में काम करता है, क्योंकि जो दलें सरकार में होती हैं वो चुनाव हारती हैं। इसका मतलब है क्योंकि चुनाव के बाद प्रशासन से लेकर पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हो जाता है, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण ही प्रभावकारी हुआ है। और तीसरी बात कैसे है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कारण ही चुनाव में धन बल का प्रयोग, पैसे धन बल का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। और इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण ही चुनाव में आप देखेंगे अपराधियों को भी हतोत्साहित किया गया है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन लगातार कह रहा है कि जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं और चुनाव में लड़ना चाहते हैं, लगातार उनके 3 बार उनकी पब्लिसिटी की जाए कि इन्होंने किस तरीके से अपराध किया है, किस तरीके से व्यवस्था को तोड़ा हुआ है। इस वजह से हमेशा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि कैसे
इलेक्शन कमीशन ने कैसी भूमिका बिल्कुल बदल दी। अन्यथा अगर हम एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा कि इलेक्शन कमीशन का मूल काम बताइए कि किसी को इलेक्शन सिंबल देना, पार्टी को रजिस्ट्रेशन करना, ये एग्जामिनर इलेक्शन कमीशन की भूमिका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संदर्भ में पूछ रहा है। इलेक्शन कमीशन भूमिका तो है किसी को पार्टी रजिस्ट्रेशन करना, ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में है। किसी को यानी किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करना, चुनाव करवाना, ये तो परंपरागत रूप में भूमिका थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो बहुत इफेक्टिव हुआ, जो टीएन सेशन ने किया, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सख्ती से लागू किया गया तो ये परिणाम फिर दिखे, और इसीलिए हमारे यहाँ प्रभावी तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हो पा रहे हैं। लास्ट पार्ट आप लिख देंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वैधानिक होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस बात में हमेशा डिबेट रहा है। और कुछ लोग कहते हैं वैधानिक हो जाए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आखिर फ़र्क क्या है? अगर ये नैतिक ही तो है, लेकिन अगर इसके संदर्भ में विधि का निर्माण कर दिया जाए, फिर इलेक्शन कमीशन की शक्तियाँ चली जाएंगी और वो मामला न्यायपालिका के हाथ में चला जाएगा। क्योंकि जब कोई लॉ बन जाएगा तो लॉ की व्याख्या करने की शक्ति फिर न्यायपालिका के पास होती है, क्योंकि हमारे संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था में लॉ संविधान की व्याख्या तो न्यायपालिका ही करती है। इसलिए अब आप देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या इसको विधि का निर्माण दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन कहना है नहीं, निर्वाचन आयोग का कहना है कि इसे कंडक्ट ही रखा दिया जाए। और बस यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अपने आप में प्रभावी तौर पर एक सचेतक के रूप में, एक चौकीदार के रूप में या वॉच डॉग के रूप में काम कर रहा है, जिससे कि इलेक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बने, जनता का पार्टिसिपेशन बढ़े। इसीलिए यह विधायिका को देने की आवश्यकता नहीं है, इसके संदर्भ में विधि के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे जनता की भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो अब स्वाभाविक रूप में इसे विधि का निर्माण न किया जाए, क्योंकि पूरा मामला इलेक्शन कमीशन से हट जाएगा, न्यायपालिका के पास चला जाएगा। इसलिए निष्कर्ष में आप लिखेंगे, हकीकत की बात यह है कि अगर पिछले 75 सालों में भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है, तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका भारतीय मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग को भी दी जानी चाहिए। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे निर्वाचन आयोग को हर पार्टी आलोचना कर देती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक सॉफ्ट संस्था उनको दिखती है। लेकिन हकीकत की बात यह है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका अगर 75 सालों में देखा जाए कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने किया है, तो वो निर्वाचन आयोग ने। पॉलिटी का डिस्कशन यहीं तक है। अब हम आईआर के डिस्कशन को अलग से देखेंगे, पॉलिटी का डिस्कशन यहीं तक है। फिर अगले बार आईआर के डिस्कशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।